नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष्य संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। आज कला दर्शन के माध्यम से हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे यूनिक एग्जीबिशन में जहां कलाकृतियों का आनंद लेने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। मिस्टिक मिनिएचर के नाम से आयोजित यह प्रदर्शनी 19 से 25 सितंबर तक दर्शकों के लिए उपलब्ध थी। ये सभी कलाकृतियां दरअसल लघु चित्र हैं जो जटिल रेखाओं, आकृतियों और खूबसूरत रंगों से सजी हुई हैं। नंगी आंखों से देखने पर सामान्य से दिखने वाली इन कलाकृतियों की खूबसूरती मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखते ही बढ़ जाती है। इन कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार हैं अनुज प्रसाद। It's a result of 7 years of labor, which has been done over many months, and what you see out here is the essence of a thought process, which is more on the lines of the spirit which we have and the questions which we get. Who am I? Why are you here? So I've tried answering these questions through the medium of art. And I call them mystic miniatures because there's a certain amount of mysticism in it. So all these paintings are agnostic of religion and culture. What they actually manifest is the real truth, your real self. And this art is very intuitive in nature, which means while making the art pieces, I didn't have any preconceived notions or visualization, but with a single stroke, I would start doing the art and continue it. This is largely done because as a professional, I work for 12 hours a day. I run my own company, which is called Desmania. But this is something which I do only in the night, which is after dinner and pre-sleep. So that's the basis, and over so many years, I realized that I have done almost like 150 pieces, so I decided to exhibit it. अनुज प्रसाद एक प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। उनके कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है। देस्मानिया नामक एक प्रमुख डिजाइन कंपनी के सह संस्थापक हैं प्रसाद। उन्होंने बीते 7 वर्षों तक अपने इस विशिष्ट शैली को निखारा है। I'm a self-taught artist. I did not go to an art school, but I went to NID to do my design, which is also a creative profession. So my interest in art and the basis of my profession is art, and this is something which I have been doing since childhood. So while doing this, I have also realized that art is a fantastic medium of communication, and with all the thought process about life in general, or the spirit of life which you think about and which every person thinks about, that where do you come from, who are you? So how do you depict those kind of thoughts through an artwork is what my endeavor is here. And largely these art pieces have to be seen with a lens. You have seen that there's a magnifying lens which is lying there. वो सिर्फ उसकी गहराइयों में घुसने के लिए, जो आपको सामने दिखता है उससे कहीं ज़्यादा उसके पीछे है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। अगर आप एक फूल को देखते हैं तो सामने से तो एक फूल दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में कितना कुछ है वो सिर्फ अंदर जाने से पता पड़ता है। तो ये पूरी जो पेंटिंग स्टाइल है, दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग इनवर्ड्स, फाइंडिंग अबाउट योर ट्रू सेल्फ एंड देन डिपिक्टिंग इट थ्रू सम मेटाफर्स, थ्रू सिम्बल्स, थ्रू द फिनेस ऑफ मिनिएचर्स। सो ऐसा है। यह प्रदर्शनी अनुज प्रसाद की कला के प्रति ताज़ा और नवीन दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रकृति के प्रति गहरी समझ, बारीक नजर उनके हर स्ट्रोक में स्पष्ट होती है। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं दीव, जहां कुछ आर्टिस्ट रेत के माध्यम से वहां की विरासत को आकार दे रहे हैं। फिलहाल हम हैं दीव के घोगला बीच पे, जहां बहुत ही खूबसूरत सैंड आर्ट बनाया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं उस कलाकार से जिसकी ये परिकल्पना है और जो इस कल्पना को साकार कर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नारायण साहू है और मैं मुंबई में रहता हूँ। एक्चुअली रहने वाला उड़ीसा का हूँ और ये सैंड आर्ट को 20 साल से करते हुए आ रहा हूँ।
और अभी फ़िलहाल हम लोग को मौका मिला है कि दीव में कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे, तो उनके आगमन में हम लोगों ने एक सैंड आर्ट बना रहे हैं जो कि गंगेश्वर टेम्पल है और INS खुकरी है और दीव का जो मेन है वो फोर्ट है, वो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो इस सैंड आर्ट को बनाने से पहले आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं? क्या उसको स्केच करते हैं फिर उसको बनाते हैं, या कैसे तैयारी पूरी होती है? जी, जब गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आया था कि हमको ऐसा ऐसा बनाना है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर दीव का जो मॉन्यूमेंट्स है उसके ऊपर काम करेंगे। तो उन्होंने भी आइडिया दी कि ऐसा ऐसा बनाओ कि यहाँ का जो इतिहास है INS खुकरी का, उसके ऊपर भी बनाने के लिए उन्होंने स्केच मांगते, हम लोगों ने ड्राइंग करके देते कि हमको इस तरह का दिखाना है या ऐसा बनाना है, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करके आगे बढ़ते हैं। एक कलाकार के रूप में सैंड पे काम करना कितना चैलेंजिंग होता है? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि रेत और पानी में हम लोग को काम करना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग आर्ट होता है, उसको बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन सैंड में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए इंडिया के अंदर बहुत ही कम सैंड आर्टिस्ट है और ये हार्ड वर्क है रेत में काम करना बोलते हैं। और लोगों को भी बहुत मज़ा आता है रेत में इतना बड़े बड़े हाइट पे काम करना, देखने में मज़ा आता है उनको भी। अभी इसमें और क्या क्या काम बाकी है जो आप बना रहे हैं? कल से हम लोगों ने स्टार्ट की रेती खड़ा करना, इसमें कम से कम 100 टन सैंड है और आज हम लोगों ने कार्विंग स्टार्ट किए, तो कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने शिव जी का मूर्ति बना रहे हैं। मेरे साथ और भी 2 आर्टिस्ट है, ओम प्रकाश बरीक और सुब्रत महाराणा, और मेरा नाम जो है नारायण साहू है। हम तीनों ने मिलके 3 आर्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आप और कहाँ किन किन बीचेस पे सैंड आर्ट बनाए हुए हैं? कुछ उसके बारे में बताइए, अपने कला के बारे में। लक्षद्वीप में हम लोगों ने काम किए थे जब गांधी जी के स्टेचू पहली बार लक्षद्वीप में बैठाया गया था 2018 में, 2021 में बैठाया गया था। तभी हम लोगों ने लक्षद्वीप में काम किए थे, दमन में काम किए, दिल्ली में काम किए, और सबसे बड़ा हम लोग का काम हुआ था सऊदी में, जहाँ पे सऊदी में 100 फुट लंबा हाइट 15 फुट में, वहाँ के जो कल्चर है उसके ऊपर हम लोगों ने काम किए थे। मक्का मदीना, वहाँ का सिटी को पूरा दर्शाए थे। सबसे बड़ा हम लोग का वो काम था सऊदी में। आपके गुरु कौन है? कैसे सीखा आपने? मेरा ये जो है ख़ानदानी कला है, क्योंकि घर पे जो दादाजी लोग थे उन्होंने स्टोन वर्क में काम करते थे, और यहाँ पे एक लंदन से आते थे स्मिथ साइमन बोल के, उनसे काफ़ी कैसल काम मैंने सीखा था, तो उन्होंने जो है गुरु जैसे मैं मानता हूँ उनको। और कलाकारों को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो लोग भी मतलब सैंड में ज़्यादातर एक आर्टिस्ट के लिए उसका गैलरी जो है बीच ही है, बाकी कहीं पे मिलता नहीं है, तो इसमें काफ़ी कम सैंड आर्टिस्ट लोग आ पाते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इनकम सोर्स वगैरह नहीं रहता, क्योंकि इसका जो लाइफ है 2 दिन का रहता है, 3 दिन का रहता है। तो यही कहेंगे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, सभी लोग को इस काम को जारी रखें और ये कला का दुनिया है भारत जो है ये बचाए रखे। ये जो आप बना रहे हैं, इसमें जो बारीक काम होता है कितना मुश्किल होता है, इस बारे में बताइए। एक्चुअली मुश्किल तो होता है, जो भी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए उनको पता चलता है, मतलब सिर्फ पानी बालू मिला के ये कैसे बनता है, इसलिए मतलब वो अट्रैक्शन चीज़ है। लेकिन वो पता चल जाता है हमको, ये जो बैलेंसिंग का चीज़ है, जो भी सैंड आर्ट बनता है ट्रायंगुलर में, जो सॉफ्ट पैक ट्रायंगुलर में बनता है, लेकिन जो हार्ड पैक है वो 90 डिग्री एंगल में बनता है, लेकिन ये सॉफ्ट में बन रहा है। तो बैलेंस को जब हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ काटने से कहाँ स्कल्पचर रुक सकता है, इसी हिसाब से हम काट सकें। और जो डिज़ाइन जो पतला वाला बारीक डिज़ाइन होता है, और इसको मतलब पकड़ रहना चाहिए, जितना गीला रहेगा अच्छा रहेगा, इसलिए गीला करते करते इसको बनाते हैं और ऊपर से शुरू करते नीचे कंप्लीट करते हैं। इस सैंड को कैसे चिपकाते कहते हैं? एक्चुअली सैंड जब टाइट हो जाता है ना, कंपैक्टिंग हो जाता है, पानी बार बार डालने से वो धीरे धीरे टाइट हो जाता है, पानी नीचे जाता है और टाइट, इसका जो मतलब खाली जगह है वो भर जाता है। तो इसी को हम अंदाज़ा लगता है कहाँ सॉफ्ट होना चाहिए, कहाँ हार्ड होना चाहिए, जहाँ हार्ड ज़रूरत होता है वहाँ पे प्रेस करके उसको कार्विंग कर देते हैं। क्या क्या चीज़ इसमें, कौन कौन सा औजार इस्तेमाल होता है एक सैंड आर्ट को बनाने में? एक्चुअली उनका बहुत सारा प्रोसेस है, मतलब बीच में जो सॉफ्ट प्रोसेस में होता है तो हाथ में बन सकता है, उंगली की में भी डिजाइन भी बन सकता है। और जो स्कल्पचर अगर हम लोग 90 डिग्री में बनाते हैं, नहीं तो जो कार्विंग प्रोसेस में बनाते हैं,
तो उनको क्या हमको औजार मतलब जैसे कोई छोटा छोटा मटेरियल्स स्पेचुलर यूज करते हैं इसलिए। अच्छा, और कितनी तरह मतलब किस किस तरह का सैंड आर्ट बनाया जा सकता है या बनाया जाता रहा है? सैंड आर्ट तो बहुत सारे के बन सकता है, और सैंड एनिमेशन के बारे में जो ग्लास के ऊपर बनता है, लेकिन ये स्कल्पचर होता है सॉफ्ट पैक का मतलब फ्री हैंड में बनाते हैं, और हार्ड पैक का कॉम्पैक्टिंग करते बनाते हैं। नहीं तो अगर इससे हम लोग जो 90 डिग्री में बनाते हैं ना, उसको बड़ा बक्स बना के इसके अंदर भर के प्रेशर डालते, इसको कंप्रेसर मशीन में प्रेशर करके पानी डालते वो थोड़ा और इस पर टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टिक सकता है। और ये जो बीच में एक्चुअली ये चीज़ अच्छा लगता है, सॉफ्ट पैक में बन जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन रुक सकता है, और धीरे धीरे जब गीला होता है तब सूख जाता है, हवा से गिर जाता है। जैसे एक और आर्टिस्ट जिनसे बात हुई वो बता रहे थे कि ये परिवार से उनको ये परंपरा मिली है, तो क्या आप भी परिवार में से ही आपको ये Actually, परिवार से नहीं, मैं बचपन से मेरा इंटरेस्ट था। मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बचपन में मिट्टी में खेल रहा था, बालू में खेल रहा था। तो मैंने एक्चुअली सैंड आर्ट बारे में कुछ पता नहीं था, हम लोग खेल रहे थे, लेकिन मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब रिवर सैंड में हम लोग खेल रहे थे, घर को कभी कभी लेके आते हैं, थोड़ा सा कोई काम में बनाते थे, जैसे चावल को फ्राई करने के लिए रेत यूज करते हैं ना, वो कपड़े में लेके आते हैं। 1 किलोमीटर के बाद जब पानी इसमें गिर जाता है, ये जैसा बॉल जैसा डायरेक्ट हार्ड होके बन जाता है। 3 दिन के बाद इसको टच करने से गिर जाता है, लेकिन पानी गिर जाता है वो हार्ड रहता है। मतलब ये ऐसे अगर गोल शेप में रहता है, इसमें भी कार्विंग किया जाता है, लेकिन गीले होने के टाइम कार्विंग करने के बाद जब सूख जाते भी रहता है, हवा लगेगा, अब कोई भी टच आएगा वो गिर जाता है। तो ये एक्सपीरियंस बाद में मुझे कार्विंग करने के लिए, उसका बैलेंस पकड़ने के लिए आया। मैंने बोला इसमें कार्विंग करेंगे, और बहुत सारे आर्टिस्ट का मैंने देखा है नेट में फ़ोटो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन में। मैंने बोला एक्चुअली मैं ट्रेडिशनल वुड कार्वर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने कोर्स किया है ट्रेडिशनल वुड कार्विंग, और वहाँ पे भी मैं अभी इंस्ट्रक्टर हूँ। हर साल मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और सैंड आर्ट सेम प्रोसेस है, कार्विंग प्रोसेस। वुड या स्टोन थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, ये मुझे ईजियर हो गया। और इसका टूल भी मैंने अपना औजार जैसे स्पेचुलर यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा अपने हिसाब से बना के इसको कार्विंग करते हैं, मुझे ईजी हो गया। जो भी आर्टिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट इसमें आना चाहिए। पेंटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए ईजी होता है, जल्दी पकड़ लेता है, कहाँ काटने, कैसे रुकता है, कैसे टिकता है, वो अपना हिसाब से बना लेते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश बारिक, मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कटक से हूँ, उड़ीसा का। और जो भी इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा में हो रहा है, और मैंने सऊदी अरबिया में किया है, कोनार्क फेस्टिवल में हर साल जा रहा हूँ, और इसी साल भी पार्टिसिपेट किया था। और जो भी इंटरेस्ट है, जो भी सीखने के लिए, मतलब जो स्कल्पचर स्टूडेंट है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा करियर है, और फ्यूचर में है। मुझे इसमें जल्दी से पहचान मिलता है आर्टिस्ट को। मतलब ये एक नया मीडियम है, जो मतलब देखने में कम टाइम में ज़्यादा कुछ बन सकता है, और मतलब टूरिस्ट को मतलब आँख को थोड़ा मतलब अच्छा लगता है देखने में। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। ओजस्वी कवि, लेखक और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर प्रखर कवि होने के साथ एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध के अलावा बोध कथा, डायरी, संस्मरण, दर्शन और इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी लिखे। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हो गया। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला में हुआ था। उन्होंने शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने बांग्ला गद्य की आधारशिला रखी और संस्कृत कृतियों का बांग्ला में अनुवाद किया। उनके इन्हीं कार्यों की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक बांग्ला गद्य का पिता कहा। उन्होंने 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का निधन
29 जुलाई 1891 को हो गया। भारत के प्रसिद्ध नर्तक और नृत्य निर्देशक उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1900 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। उदय शंकर ने पश्चिमी देशों को भारतीय नृत्य और संस्कृति से परिचित करवाया। उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध नाम से नवीन नृत्यों की रचना की थी। नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, देशिकोत्तम सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 26 सितंबर 1977 को उनका निधन हो गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।